नमस्कार। कर्नल अतुल त्यागी, एडवोकेट, फेयर लॉ प्रैक्टिशनर्स, आपके सम्मुख दशहरा के इस पावन पर्व पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। 21 अक्टूबर को सबसे पहला एपिसोड हमने जारी किया और वह इज़राइल और इज़राइल की पृष्ठभूमि से संबंधित था। दर्शकों की काफ़ी रुचि और इंटरेस्ट रहा और इसकी वजह से मुझे आज एपिसोड 2 में अ, उसी बैकग्राउंड और पृष्ठभूमि को थोड़ा और विस्तार में समझाने का आदेश हुआ है। खबरों के इस युग में जबकि तथ्यों की प्रचुरता है, ऐसा देखने में आता है कि तथ्यों के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है। काफ़ी तादाद में जो लोग इज़राइल और हमास के इस युद्ध के बारे में, इस कशमकश के बारे में राय रखते हैं, उन्हें इस बारे में कम आइडिया है कि अ, यह युद्ध क्यों हो रहा है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। खैर, इन मसलों पर आगे एपिसोड्स में जारी रहेगी फेयर लॉ प्रैक्टिशनर्स की ओर से आपको जानकारी। मगर इस समय इस एपिसोड में ज़रूरी है कि हम एक दो मुद्दों को साफ गोई के साथ विस्तार से समझ लें। पहला ये कि ये पैलेस्टीन कौन है। नंबर दो, इस भूमि पर अधिकार किसका था, क्या ये ज्यूज की जगह थी या नहीं। और साथ ही एक या दो ऐसे इम्पॉर्टेंट, ऐसे सिग्निफिकेंट पॉइंट्स जो कि इमर्ज आउट हुए हैं इस पर्टिकुलर 15 दिन के इस इंटरनेशनल कशमकश में, जो कि पूरी दुनिया को इस समय झंझोरे हुए है। Gentlemen, let it be very clear that 7 by 10 was no less horrific and disastrous than 9 by 11 and 26 by 11। मुझे ज़रूरत नहीं है शायद समझाने की, मेरे दर्शक इतने समझदार हैं कि उन्हें मालूम है कि ट्विन टावर इंसिडेंट कैसे कैसे हुआ था, किन हालातों में हुआ था, और मुंबई में जो जघन्य अपराध हुआ था आईएसआई की मदद से, वो किस प्रकार हुआ था। 7 by 10 reflects intelligence failure on part of Mossad, the intelligence agency of Israel। और मोसाद जो कि इंटरनेशनल लेवल पर सबसे कॉम्पिटेंट इंटेलिजेंस एजेंसी समझी जाती है, वह पूरी तरह से इस हमास के आक्रमण को, जो 22 सिटीज़ के ऊपर हुआ, जिसमें तकरीबन 200 लोगों को इंक्लूडिंग लेडीज़ और चिल्ड्रन को हमास के लोग उठाकर गाजा पट्टी में ले गए, इसका उन्हें आभास तक नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि इज़राइल के जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वह बहुत हद तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर रिलाई कर गई। ओवर रिलायंस, ओवरवेलमिंग रिलायंस ओवर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की अपनी हदें होती हैं। इज़राइल रिलाइड सो हैविली दैट थर्मल इमेजिंग, पेन टिल्ट जूम कैमरा, वीडियो एनालिटिक्स, फिंगरप्रिंट्स, फेशियल रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी साधन इज़राइल के मोसाड को प्राप्त हैं और उसने इसका भरपूर प्रयोग किया। मगर इस बीच ह्यूमन इंटेलिजेंस की कहीं ना कहीं पर बाहरी कमी बनी, और इसी का यही वजह है कि जब यह सब अरे ऑफ सॉफ्टवेयर, अरे ऑफ रिडास ज़मीन के ऊपर काम कर रहे थे, तो ज़मीन के नीचे जो टनलिंग हो रही थी, वह और उसके हमास के इरादों को समझने के लिए जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होनी चाहिए थी, उसका अभाव था। एंड दैट्स वाई हमास सक्सीडेड। तो एक तो ये लेसन ड्राइव हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। और नंबर दूसरा जो लेसन निकला है, वो यह है कि इज़राइल ने अपने 15 दिन के अंदर जो उन्होंने रिटेलिएशन किया, जिस तरह से उन्होंने सेल्फ डिफेंस की है, उससे ये जाहिर हो गया है कि क्वांटिटी विल नेवर मैटर, इट इज़ अ क्वालिटी विच विल प्रिवेल ओवर क्वांटिटी। और आज यही हालत है कि कुछ 100 या कुछ हज़ार लोगों
के रिटेलिएशन के कारण लाखों लोग गाजा में साउथ से नॉर्थ की ओर माइग्रेट कर रहे हैं, या वह भगदड़ मचाए हुए हैं। बेसिकली वहाँ पर पूरी तरीके से आतंक मचा हुआ है अब, और लाखों लोग अपने को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट लेसन्स विच हैव कम आउट। वन, इंटेलिजेंस फेलियर, एंड ह्यूमन, दैट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस हमेशा प्रिवेल करेगी। नंबर दो, क्वालिटी विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर क्वांटिटी। यहाँ जरूरी है कि हम ये समझ लें कि यह जो ज़मीन है जिसके लिए हिंदुस्तान में कई मस्जिदों में हमारे मुस्लिम भाइयों के जो क्लर्जी लोग हैं, जो मुल्ला लोग हैं, उन्होंने किस प्रकार से रोना धोना मचाया और इज़राइल को खाक होने की बद्दुआएं दी, और साथ ही यह भी कहा कि जो इज़राइल को मदद कर रहे हैं वह भी खाक हो जाएं। एक तो यह समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है कि यहाँ के मुसलमान पैलेस्टीन के लिए इतने स्वाभाविक तौर पर संजीदा कैसे हैं, उनका क्या रिलेशनशिप बनता है उनसे, कि वह ज्यूज़ के खात्मे के लिए, इज़राइल के खात्मे के लिए, बिना यह जाने हुए कि वह ज़मीन जहाँ पर कि ज्यूज़ हैं या जहाँ इज़राइल मौजूद है वह ज़मीन उन्हीं की है। ये इस पृष्ठभूमि को पूरी तरह से नकारते हुए, न जानते हुए, अपना एक इमोशनल संवाद और संबंध उन्होंने प्रखर रूप से उन्होंने सामने दुनिया के लाए हैं। और जो वेदना है, जो उनकी खुद की प्रताड़ना है, मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि देश की जो बाउंड्रीज हैं या देश के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, भारत सरकार के जो नीति है, उन सब के खिलाफ जाकर वह पैलेस्टीन को मदद करना चाहते हैं। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि यह पैलेस्टीन है क्या। दोस्तों, पहली बात, इज़राइल मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में मौजूद है। जो मेडिटेरेनियन सी है वह इज़राइल के वेस्ट में है और रेड सी साउथ में है। तो यह जो इज़राइल है, जहाँ पर कि आज ज्यूज़ का अकेला नेशन है, वो जहाँ पर ज्यूज़ अपने होली प्लेस जेरूसलम के साथ में लिंक्ड हैं और वह अपना वजूद बचाने के लिए पूरी तरह से आमादा हैं, इसकी पृष्ठभूमि है कि बाइबल में कोटेड है कि इब्राहिम के जो सन थे वह हुए इज़ाक, और इज़ाक के सन रहे जैकब। अब जैकब साहब के 12 बच्चे हुए और उनसे 12 ट्राइब्स बनी। तो ये 12 ट्राइब्स जो हैं कुल मिलाकर अपनी अपनी कुछ थोड़ी बहुत अंतर के बावजूद भी एक ओवरऑल संस्कृति, कल्चर, उनकी ट्रेडिशन, वो सब एक सी रही और वह ज्यूज़ कहलाए। तो बाइबल में कोटेड है कि अब्राहम की जगह थी जो वर्तमान में इज़राइल का स्थान है। 3000 साल की यह हिस्ट्री है और करीब ये 2500 से 3000 साल पहले का कोटेड बाइबल के अंदर वर्णन अब्राहम का, जिसको कि ज्यूज़ अपना सब कुछ मानते हैं। जैकब से वो आगे उनकी नस्लें चलती हैं। तो अगर होली कुरान की आयतें सही हैं तो फिर होली बाइबल की आयतों से जो रेफरेंस मिलता है उस पर भी कोई शक करना मुनासिब ना होगा। उस दूसरी ओर पैलेस्टीन क्या है कि पैलेस्टीन एक ज्योग्राफिकल एरिया है। पैलेस्टीनियंस कोई अलग से जाति नहीं है, कोई अलग से धर्म नहीं है। यह सब पूरा का पूरा समूचा एक अरब एक समाज था, और इस समाज के ऊपर ऑटोमन एम्पायर की हार के बाद में ब्रिटेन ने पूरी तरह से साम्राज्य अपना स्थापित किया। संक्षेप में कहना होगा कि ब्रिटेन ने ही इस पूरे अरब समाज के जितने भी देश हैं, चाहे इजिप्ट है, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इन सब का जो निर्माण हुआ, इन सब का इनकी जो रेखाएं खींची, व्यवस्थाएं बनी, यह सब ब्रिटिश एम्पायर के डिसीजन के बाद में हुई। उसी डिसीजन के तहत 1917 में फॉरेन सेक्रेटरी ब्रिटेन बेलबॉर्न ने एक अनाउंसमेंट किया कि ज्यूज़ जो सारी दुनिया में छितराए हुए हैं, जिनका कोई वजूद नहीं है, उनको एक जगह दी जाएगी जो उनकी अपनी ओरिजिनल जगह होगी, और वो है इज़राइल। इस घोषणा को सुनने के बाद में काफ़ी ज्यूज़ तो पहले से मौजूद थे उस जगह पर, लेकिन और भी ज्यूज़
जो हमेशा चारों तरफ दुनिया में छाए रहे, छितराए रहे, अपने स्ट्रगल करते रहे, और उनमें भी एक एक्सोडस आया और वो काफ़ी उतावले हुए और अपने मदरलैंड की ओर चले, और वहाँ पर उन्होंने अरबों से ज़मीनें खरीदी, अपने वजूद को और मजबूत किया। यह जानना जरूरी होगा कि इस घटना के बाद में और भी, पहले भी और उसके बाद भी, ज्यूस के ऊपर जो संकट आया वह किसी भी जनजाति, किसी भी धर्म के साथ में इस ह्यूमैनिटी के एग्जिस्टेंस के बाद में कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट ज्यूस फेस्ड मास मर्डर and they went through generational trauma throughout 3000 years of their history। और ये जो डेमोनाइजेशन करने की कोशिश की जाती है ज्यूस को, इसके पीछे कोई कारण नहीं बनता सिवाय इसके कि एक फीलिंग थी बाकी धर्मों में, बाकी जो लोग थे अलग अलग प्रजातियों के, क्योंकि वह ज्यूस के इंटेलिजेंस से, उनके फाइनेंशियल स्टेटस से और उनके उनकी स्किल से बेहद आतंकित थे। इनफैक्ट देयर वॉज ऑलवेज एन अनकॉन्शियस बायस अगेंस्ट ज्यूज, पर्टिकुलरली अमंगस्ट एब्राहमिक रिलीजन्स जो क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम हैं। अब रेडिकल नाजी इस्लामिज्म जो है ये इस समय अगेंस्ट हो गया है ज्यूस के। इसको हम रेडिकल नाजी नाजिज्म इस्लाम, रेडिकल इस्लामिक नाजिज्म बोलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और चाहे इसमें हमास आए, चाहे इसमें हिजबुल्ला हो, चाहे इसमें तालिबान हो या आईएसआई, इनके सब के चेहरे एक ही हैं। यह इस्लाम की ओट में नाजिज्म तो ख़त्म हो गया, मगर नाजिज्म ने जो नुकसान किया उसी से प्रेरणा लेकर मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स अब ज्यूस के पीछे पड़े हुए हैं। हम सबको पता रहना चाहिए कि एडोल्फ हिटलर ने ज्यूस के साथ जो हॉलोकॉस्ट जिसको हम जानते हैं, जिसमें 60 लाख ज्यूस मैसेकर हुए, 15 लाख तो सिर्फ गैस चैम्बर में ही एडोल्फ हिटलर ने उनको खात्मा कर दिया था। तो उसको हम, उस घटना को जिसमें ये एक्सटर्मिनेशन हुआ ज्यूस का, उसको हम हॉलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं, रेफर करते हैं। तो इसमें एक विलिफिकेशन कैंपेन, उनका डेमोनाइजेशन होना, एक सोशल मीडिया के ऊपर भी ज्यूस को एक अलग दिशा में, एक अलग दशा में दिखाना, ए हॉरिबल storm was initiated against this community throughout. Anti-Semitism, anti-Jainism, we can call it, okay, there was a prejudice and discrimination and hostility against Jews, social and religion and economic reason जो भी थे, लेकिन कोई वजह नहीं थी कि इस कम्युनिटी को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाए। अब आता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बीच का समय, जबकि अडोल्फ हिटलर का खात्मा हुआ और ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इन सभी कंट्रीज़ ने ये जानते हुए कि ज्यूज़ के साथ में हॉरिबल एक्टिविटीज़ हुई हैं ऑल ओवर, उन्होंने तय किया कि ज्यूज़ को इज़राइल, जहां आज वर्तमान इज़राइल है, वहां पर बसाया जाए। वो पैलेस्टीन एरिया है, लेकिन वो जो पैलेस्टीनियंस हैं वो बेसिकली अरब के ही लोग हैं। पैलेस्टीनियंस कोई अलग से कौम नहीं है, अरब के ही देश के लोग पैलेस्टीन की जो जो जोग्राफिकल एरिया है उसमें नोमेड के तौर पर वहाँ पर रह रहे थे और शेपर्ड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो उन्हीं से ज़मीनें लेकर ज्यूज़ लोग सेटल होते रहे, और सेटलमेंट प्लान था जो कि यूएन से मैंडेटेड था, उसके तहत इज़राइल देश की स्थापना हुई और सबसे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रूमन ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया। तो अरब और पैलेस्टीन के बीच में डिफरेंस यह है कि पैलेस्टीन में जो रहने वाले लोग हैं वो एक तरह से जोग्राफिकल एंटिटी के तहत हैं, जबकि अरब के लोग अपने एक रिलीजन को साथ लेकर चलते हैं। हालांकि जो पैलेस्टीन में रह रहे हैं मुसलमान, वह अरबी ही हैं, लेकिन उनके बीच में और अरब के बीच में, अरब के लोगों के बीच में एक कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है। अगर ऐसा ना होता तो फिर सीरिया, जॉर्डन,
या लेबनान अपने बॉर्डर खोलकर भागते हुए लोगों को, प्रताड़ित लोगों को, जो गाजा में इस समय हो रहा है, इसराइल ने अपने को बचाने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए वहाँ पर पूरी बमबारी की है। तो क्या उन लोगों को बचाने के लिए इन देशों ने, अरब के देशों ने अपने बॉर्डर को खोला? हमारे यहाँ तो बांग्लादेश के और रोहिंग्या के लोग आते रहते हैं, बराबर एक चेन चली रहती है। तो क्या यह देश भी स्वाभाविक तौर पर, क्या उनको आने के लिए परमिशन दिए? नहीं। क्यों? कि ऐसा हुआ है कि पैलेस्टीन के लोगों की, इस ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों का इतिहास या उनकी विश्वसनीयता बहुत अच्छी नहीं रही है। पहले जब उनको हेल्प दी गई तो इन्होंने उन्हीं देशों में जाकर वहाँ के जो किंगडम हैं, ज़्यादातर इन मुस्लिम देशों में, जो अरब के देश हैं, इनमें किंगडम का रिवाज है, इन्होंने जाकर वहाँ उन्हीं किंगडम के खिलाफ विद्रोह किया। तो मुसलमान भले ही हों, मगर फिर भी फ़लस्तीन के लोगों की विश्वसनीयता में अभाव है, जिसके कारण सऊदी अरब के वो नेबरिंग कंट्रीज़ ने अपने बॉर्डर्स को इंटैक्ट रखा। इसराइल के साथ उनकी संधि है, इजिप्ट की संधि है, और जो जॉर्डन की संधि है। अतः वह इस मामले में इसराइल के द्वारा किए गए पूरे अटैक के ऊपर भी वह कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। अब ईरान दूर से शोर मचाए तो उसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, क्योंकि ईरान थोड़ा अलग है, वहाँ बिल्कुल नेबरिंग कंट्री नहीं है। कुल मिलाकर यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो इसराइल का, इसराइल में होने वाली घटनाएं हैं, उनका इम्पैक्ट वर्ल्ड अफेयर्स पर बहुत भारी है। इसराइल इज़ ए टाइनी डॉट ऑन द वर्ल्ड मैप, मगर इसराइल हैज़ मेड significant progress in the field of agriculture, military affairs, military equipment, टेक्नोलॉजी, और दुनिया के टॉप मोस्ट देशों में है, जो कि मिलिट्री हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रेडार्स को एक्सपोर्ट करते हैं। और उनके पास जो यंत्र तंत्र हैं, उसी की शक्ति के ऊपर आज वे क्वालिटी डिफरेंस को रखे हुए हैं, और 90 लाख ज्यूज अपने देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से सजग हैं। कुल मिलाकर करीब 1.5 करोड़ ज्यूज हैं इस दुनिया में, और ये 1.5 करोड़ तो बहुत ही छोटी तादाद है। एक तरफ कहाँ हम लोग हैं 150 करोड़ हिंदुस्तान में, करीब 2 अरब मुसलमान भी पूरी दुनिया में मौजूद हैं, वहाँ उसके मुकाबले सिर्फ 1.5 करोड़ ज्यूज़ हैं। और आज यह देश हिंदुस्तान को भी मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है। एग्रीकल्चर के अंदर रेन हार्वेस्टिंग और बहुत से प्रयोग कर कर आज अपने देश को वह सुरक्षित रखे हुए है पूरी तरीके से। 6 मुस्लिम देशों से घिरे होने के बावजूद भी यह ताकत रखता है कि 1967 में उसने 6 दिन की लड़ाई में सभी मुस्लिम देशों को पराजित किया और अपने वजूद को कायम रखा। अब सी नाउ द पॉइंट has that point of time has reached where Israel has no choice. Israel has to fight out to save its existence because they have been pushed to the wall. 3,000 साल का उनका प्रताड़ना, वह बहुत बहुत उन्होंने झेला है। एक जनरेशनल ट्रॉमा लेकर वो आगे बढ़े हैं। इनफैक्ट उनकी जो वी कैन से दैट जनरेशनल ट्रॉमा दे कैरी इन द बोन्स। और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से ऐसे आजकल ग्रुप्स हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर इसराइल को डेमोनाइज करते हैं एक पूरी की पूरी योजना के तहत। इसीलिए किसी ने कहा कि एक तरफ आईएसआईएस, एक तरफ तालिबान, हमास जैसे संघर्षशील चरमपंथी, और दूसरी ओर सोशल मीडिया कीबोर्ड वॉरियर्स जो कि तकरीबन इडियट्स की तरह, रोबोट्स की तरह किसी भी बात को मान लेते हैं। यहाँ पर वीडियो के आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में हमारे भाई बहन हिंदुस्तानी जब भी कभी किसी विषय के ऊपर अपने कमेंट्स दें तो उससे पहले पूरी विषय सामग्री को हासिल करें, क्योंकि तथ्यों के अभाव में हमारी राय, हमारी जो विचार हैं कई बार बहुत ही ज़्यादा अलग थलग हो जाते हैं सच्चाई से। वी हैव टू फॉलो ट्रूथ, एंड जिसे कहते हैं कि ट्रूथ बिकम्स लेम
इन एब्सेंस ऑफ फैक्ट्स सच्चाई लंगड़ी हो जाती है और झूठ के पर निकल आते हैं। भाइयों बहनों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आजकल तथ्यों के खिलवाड़ के कारण राजनीतिक दल अपने फ़ायदे के लिए और मुल्ला मौलवी मस्जिदों से या और धार्मिक जगहों से, चाहे वो पंडित जी भी हों, अगर गलत सूचनाओं के आधार पर धर्मांधता फैलाते हैं और ऐसे वक्तव्य देते हैं जिससे कि आपकी भावनाएं भड़कें और आप निष्कर्ष निकालने में, सही निष्कर्ष निकालने में असमर्थ हो जाएं, तो यह एक तरह से दुराचार है। इट्स अ टोटल मीडिया करप्शन, आई विल कॉल इट। और वो लोग जो जिम्मेदार हैं उनको आप निगेट करते चलें और सच्चे चैनल्स की ओर अपनी दिशा को तय करें और उनको उनके सहायक बने, उनको अप्रिशिएट करें। दोज हु ब्रिंग यू द न्यूज़, those who bring you the correct news should be encouraged and supported। और यह जब होगा तो ये सच्चाई अपने आप सामने आने लगेगी, क्योंकि अब हो ये रहा है कि बड़े बड़े ग्रुप्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के जो टीवी चैनल्स हैं और न्यूज़पेपर्स हैं, वह अपनी शक्ति के आधार पर, अपने रिसोर्सफुलनेस के आधार पर आपको अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाइयों बहनों, मेरा ये एपिसोड 2 यूट्यूब पर लोड हो जाएगा और आप इसको देखें और समझें और यह जान लें कि इज़राइल इज़ डूइंग एवरीथिंग राइट। अक्टूबर 7 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा जब भी न्यूज़ का एनालिसिस होगा। अक्टूबर 11 और 12 से नहीं होगा। जो पहला बच्चा कैजुअल्टी हुआ था इस युद्ध में वह इजरायली था, वो ज्यूस था, और इसके बाद में जो कुछ हुआ तो वह युद्ध की बलि चढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि एक देश अपने 90 लाख लोगों की रक्षा के लिए आज खड़ा है। न हम किसी सामाजिक तौर पर, न धार्मिक तौर पर, न इज़राइल के साथ हैं, न फ़लस्तीन के साथ हैं। हम इस समय एक खबर का एनालिसिस कर रहे हैं और एनालिसिस ये कहता है कि इज़राइल अपनी मातृभूमि पर मौजूद है। ज्यूज़ को पूरा अख्तियार है हमारी ही तरह अपने देश में सुरक्षित बने रहने का, और आज वह जो कर रहे हैं वह हमास जैसे आतंकी ग्रुप का खात्मा कर रहे हैं। और उन्होंने साफ कहा है कि वे हमास और फ़लस्तीन के बीच में डिफरेंस रखते हैं। इधर बहुत ही प्रशंसनीय बात है कि भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह तय किया कि हमास अलग है और फ़लस्तीन अलग है। और ये सबसे ज़्यादा प्रखर रूप से उन्होंने तय किया जब एक तरफ इज़राइल को सपोर्ट किया, अक्टूबर 7 के हमले की भर्त्सना की, और साथ ही फ़लस्तीन में रहने वाले लोगों को राहत सामग्री भेजी अपने देश से। 37 टन राहत सामग्री फ़लस्तीन में इजिप्ट के रास्ते गई है। और इस बात का जरा भी जिक्र यहाँ के चरमपंथी लोग, जो कि शायद बरेली में या देवबंद में से कॉल कर रहे थे, मस्जिदों में जाकर रो रहे थे और इज़राइल को खाक कर रहे थे और इज़राइल को सपोर्ट करने वालों को भी खाक कर रहे थे, यानी कि इनडायरेक्टली और सांकेतिक भाषा में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर इशारा कर रहे थे। उन्हें ये मालूम नहीं है कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने एक ऐसा रुख अपनाया है जिसकी पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है। इसी के साथ भाइयों बहनों, मैं अपने वीडियो को अब यहीं पर समाप्ति दूंगा और आप इस वीडियो को देखें और जो तथ्य इसमें लाए गए हैं इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संशय हो, किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो, तो वह आप मेरे ईमेल और मेरे फ़ोन नंबर से ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।